Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So, today we are starting a new series that is on the figures of the romantic period. जिसमें the number one is William Blake. हम इसमें important figures की भी बात करेंगे like Coleridge, Wordsworth and all that, Byron, Shelley, Keats. But the first video is about the William Blake. William Blake 1793 में विलियम ब्लेक ने कहा था कि द न्यू हेवन इज स्टार्टेड. रोमांटिक पीरियड के बारे में पहले मैं थोड़ा सा रोमांटिक एज को डिस्क्राइब कर दूं कि रोमांटिक पीरियड वाज इन द 19th सेंचुरी और इसका जो कंप्लीट टाइम पीरियड था वो 1798 से 1824 था. इसको हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन सामने आई थी, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, और इसमें इतनी मूवमेंट्स थी, जैसे आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, लिटरेरी मूवमेंट थी, म्यूजिकल मूवमेंट थी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, और ये सारी की सारी मूवमेंट्स यूरोप में स्टार्ट हुई थी. और इस पूरी अगर हम रोमांटिसिज्म को देखें ना तो इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, पोइटिक रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन और सबसे मेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. इसलिए हम इसको रेवोल्यूशंस की एज कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से रेवोल्यूशंस और इसमें नेपोलियनिक वॉर्स भी हुई थी. इसीलिए हम इसकी जो जनरेशन्स हैं उनको टू में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स और सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स. विलियम ब्लेक बाद की जनरेशन में से है. असल में जो फर्स्ट जनरेशन थी पोइट्स की, जिसमें कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, ये सब बात करते थे इमेजिनेशन पे, रोमांटिक सारे क्राइटेरिया के ऊपर, और दे वर डिस्कसिंग लाइक इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता था. और ये जो पोइट्स थे हमारे पास, ये सुपर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, नेचर, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे. किसी किस्म का सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं था. जबकि हुआ क्या विलियम ब्लेक के टाइम पर भी और उससे पहले सेकेंड जनरेशन जब आई रोमांटिक पोइट्स की, तो नेपोलियनिक वॉर्स इस हद तक पहुंची. ये वो वॉर्स थी जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हो रही थी. ठीक है, फ्रेंच रिपब्लिक, जब फ्रेंच रिपब्लिक को मिलिट्री एम्पायर में कन्वर्ट किया गया तो उसके रिजल्ट में नेपोलियन वॉर्स स्टार्ट हुई इंग्लैंड के अगेंस्ट. अब हुआ क्या कि जब वो वॉर्स स्टार्ट हुई तो सोसाइटी में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया क्योंकि नेपोलियन को वाटरलू में 1815 में शिकस्त हुई थी और फिर एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया सोशल एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से पोइट्स की पोइट्री में, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए. उसके अलावा रोमांटिसिज्म में हमारे पास इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, नेचर एंड एस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह लोगों ने अपनी ऐसी टेक्निक्स बनाई कि वो अपनी रियलिटीज़ से छुटकारा पाएँ और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कदम रखें. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्या उनका रिएक्शन आया, फर्स्ट व्हील डेवलप हुआ, फिर फैंसी था, इमेजिनेशन, सुपर नेचुरल थिंग्स, गॉथिक एंड डिक्शन, एवरीथिंग वाज देयर इन द रोमांटिक पीरियड. और कहा जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इज द रोमांटिक पीरियड. तो द नंबर वन पोइट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक पैदा हुए इंग्लैंड में, लंदन में, इन on November 28, 1757, and he died same in London, okay, in August 12, 1827. इनकी जो एज थी वो 69 ईयर्स ओल्ड थी. जितने भी जो कंटेम्प्रेरीज थे इनके, कीट्स, शेले, बायरन और कॉलरिज, ये सब बहुत कम एज में डेथ हो गए थे. सो ब्लेक वॉज फॉर्च्यून टू लिव फॉर 69 ईयर्स. अब हुआ क्या, इसकी अर्ली लाइफ जो थी, इसको एक बहुत अच्छी स्कूल में इसको दाखिल करवाया गया, बहुत अच्छी अकेडमी में जो कि इंग्लैंड में थी, ड्राइंग स्कूल था. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक था तो इसके फादर ने इसको रॉयल अकेडमी में एडमिशन दिलवाया. और एट द एज ऑफ 14 ही बिकेम एन इनग्रेवर. एडल्ट लाइफ इसकी ऐसे ही गुजरी कि ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया. एट द फर्स्ट ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिट थी जो उसको जो फील होता था इसको, डेट आई एम रिच. ब्लेक्स की बहुत सी आर्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसा कि मैंने ये सामने कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं. एंड ब्लेक्स लाइफ वाज वेरी सिंपल, वेरी बोरिंग. और अगर हम इसकी लाइफ को कंपेयर करें इसके कंटेम्प्रेरीज के साथ, जैसे कॉलरिज था, शेले था, कीट्स था, इन लोगों के वर्क्स पब्लिश हुए, इन लोगों के वर्क्स बहुत ज़्यादा हिट हुए, लेकिन ब्लेक्स के वर्क इसके लाइफ टाइम में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे क्योंकि इसके जो वर्क्स थे और इसकी पर्सनैलिटीज़ भी थी. हम आगे जाके इसके फैक्ट्स देखेंगे. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जो ब्लेक की लाइफ में थे और लोग बहुत बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते थे इसकी पर्सनैलिटी को लेकर. इसने एक ही औरत से शादी की थी और कभी सफ़र नहीं किया इसने. इससे जैसे शादी की, उसका नाम था कैथरीन बोशियर. 1782 में इसने शादी की और टिल डेथ दे रिमेन टुगेदर. ठीक है, उसकी वाइफ ने उसकी बहुत हेल्प की प्रिंटिंग में, हैंड कलरिंग में, कि अपनी पोइम्स को, क्योंकि उस टाइम देयर वाज नो प्रिंटर ना, तो वो सारी जो उनकी प्रिंटिंग और सारी टेक्निक थी वो हैंड रिटन होती थी. और ब्लेक की वाइफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. ब्लेक की डेथ हुई सिरोसिस से. सिरोसिस एक्चुअली
क्यों हुई थी? क्योंकि जब ये इनग्रेविंग करता था ना, तो जब एसिड को कॉपर प्लेट्स के ऊपर लगाता था तो ऐसी फ्यूम्स, ऐसी खुमार आती थी जिससे इसको इशू था। तो दैट्स वाई इसको सिरोसिस हुआ और इसकी डेथ हुई। इसके बहुत फैक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। क्यों? कहता था कि मुझे विजन्स नज़र आते हैं। ही क्लेम्ड टू सी द विजन्स ऑफ एंजल्स, स्पिरिट्स एंड गोस्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, पहला विजन इसने देखा अपनी 4 एज में, एट द एज ऑफ 4। He claimed to see the first vision at the age of 4 that he see God at the window. At the age of 9, he claimed that he see the vision of tree filled with angels. इसका एक भाई था रॉबर्ट, जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसने देखा कि इनग्रेविंग की टेक्निक सिखा रहा है उसको आकर, तो ये भी एक विजन था। और उसने अपनी डेथ तक जो है ना विजन्स देखे। इसके अलावा जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं कि इसको 2 दफ़ा अरेस्ट किया गया। एक दफ़ा तो तब जब इस कुछ आर्टिस्ट मिलकर काम कर रहे थे और 2 आर्टिस्ट को इसके साथ पकड़ के ले गए, ये समझ कर कि ये जासूस हैं फ्रेंच के, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि तब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। तो लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये फ्रेंच के जासूस नहीं हैं तो इनको छोड़ दिया गया। और 1803 में इसने एक सोल्जर को धक्का मारा, ये कह के डैम द किंग, सारे सोल्जर्स जो हैं वो गुलाम हैं किंग के, ठीक है, वो सारे स्लेव्स हैं, तो इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जो पोइट्री है इसको बहुत कम अटेंशन मिली, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी लाइफ में पूरी बहुत कम अटेंशन मिली इसकी पोइट्री को। इसकी ज़्यादातर पोइट्री पब्लिश ही नहीं हुई, ठीक है। और जो वर्क नोटिस किया गया, लोगों ने सोचा कि ये कितना कंफ्यूजिंग है, कितना वियर्ड है, क्योंकि मैंने इसकी पोइट्री में बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका आंसर नहीं है, ठीक है। इसने बहुत सी अपनी पोइम्स खुद इलस्ट्रेट की, दूसरे राइटर्स की भी पोइम्स इसने इलस्ट्रेट की। उसने ज़्यादातर अपनी जो पोइम्स थी वो खुद लिखी, खुद प्रिंट की उसने अपनी जितनी भी पोइट्री है। अब इसकी जो रोमांटिक, इसके जो रुझानात थे ना, एक तो इमेजिनेशन, ये कहता था कि जब हम इमेजिनेशन देखते हैं ना तो हम बिला हुदूद इमेजिन करते हैं, लेकिन अगर हम उसके अपने रीज़न साथ मिला दें ना तो हम सिर्फ अपने आप को इमेजिन करते हैं। ये हर तरह की मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग को सिंबलाइज करता था, उस पर यकीन रखता था। और सोशल इंजस्टिस के बारे में इसकी पोइम्स में बहुत बताया गया, बहुत ज़्यादा इसने एक्सप्रेस किया है। इसकी आर्ट के थ्रू इसने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दी है कि किस तरह जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर शैतान है, डेविल है और ईविल है, वो क्यों है, ठीक है। अगर है तो उसको तो गॉड ने बनाया है। क्यों जो गलत लोग होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और क्यों जो मासूम लोग होते हैं वो परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें थी जो इसकी पोइट्री को कन्फ्यूजिंग बनाती थी। अब इसकी जो बिब्लियोग्राफी है, हमें ये सारी बुक्स मिलती हैं जो कि ब्लेक ने लिखी हैं। पोलिटिकल स्केचेस, ऑल रिलीजन्स आर वन, देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये एक बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलर कलेक्शन है। हम इसके आगे जाके बात करेंगे। और ये सारी पोइम्स और बुक्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। अब इसकी जो बुक थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये एक कलेक्शन है इसकी रैंडम पोइम्स का, ठीक है। इसका सबटाइटल दिया गया था द कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। इस पूरी जो पोइम है हमारे बुक है हमारे पास, इसमें उसने इनोसेंस को डिस्क्राइब किया है। वो बिलीफ जो क्रिश्चियनिटी में आंसरेबल नहीं है उनको क्वेश्चन किया है इसने। फिर एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि किस तरह जो ह्यूमन नेचर है वो और सोसाइटी है वो आपको इल्यूजन में ले जाती है और आप किस तरह उससे डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट करते हैं। और बाकी पॉइंट्स में इसने इनोसेंस बताया है, एक्सपीरियंस बताया है। यानी कि अगर हम इसकी पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि स्पीकर क्या रहा है और इसकी क्या स्टेट है। अब 2 इसकी बहुत मशहूर पोइम्स हैं, एक द लैम्ब और एक द टाइगर। ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। जो द लैम्ब है उसमें इसने कॉनोटेशन यूज़ की है इनोसेंस की, और ये बड़ी ही एक अच्छे टोन में लिखी गई है, जॉयफुल एक मैनर में लिखी गई है, बड़ी हैप्पी सी पोएम है। हमें पढ़ के मज़ा आता है इसको, ठीक है। एक राइम इसका बहुत अच्छा है। मुझे इसके राइमिंग से याद आया कि जो ब्लेक की है हमारे पास पोइट्री, वो AABB की फॉर्म में है, ज़्यादातर AA की फॉर्म में इसकी राइमिंग स्कीम है। और इसमें इसने ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि जीसस जो है ना वो एक लैम्ब है, लैम्ब ऑफ गॉड, ठीक है। कि वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसा शेफर्ड है जेसस जो है, और वो बाकी जितने भटक गए हैं शीप्स को उसने सिंबलाइज किया है गुनाहगारों से, सिनर से, जो कि अपने राह से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। वो वापस उन सब गुनाहगारों को एक फ्लॉक में लेकर आता है, इंसानियत की तरफ लेकर आता है, एक अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे लेकर आता है। तो ये थी इस पूरी पोइम की सिंबलिज्म जो उसने एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ हमें पोइम मिलती है द टाइगर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये पोइम भी बहुत अच्छी राइम में लिखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्राइट नाइट, ठीक है, चेन ब्रेन, ग्रास्प क्लास, उसने AABB की फॉर्म में राइमिंग स्कीम यूज़ की हुई है। तो इसने जो मतलब कि मैंने जैसे कि बताया कि इसने उस कंट्रास्ट में लिखी थी द लैम्प की। अब ये उसने यहाँ पे किए हुए क्वेश्चंस जिनको वो खुद भी आंसर नहीं कर सका, कि क्वेश्चंस द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल इन द वर्ल्ड, डिड गॉड क्रिएट ईविल,
ठीक है, यानी कि अगर गॉड ने इविल क्रिएट किया है देन वाई ही क्रिएटेड इविल, और अगर उस लाइक गॉड क्रिएटेड इविल देन वाई द इविल प्रॉस्पर, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं उसने किए हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में अनक्वेश्चनेबल हैं। और ब्लैक स्मिथ को उसने यहाँ पर गॉड से सिम्बलाइज किया है और टाइगर को एक इविल फोर्स के तौर पर उसने सिंबलाइज किया है। दोनों में सुपर नेचुरलिज्म का इसने यूज़ किया है और टोन इसकी मैंने जैसा कि बताया कि डार्क है, फेयरफुल है, क्वेश्चनिंग है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट विलियम ब्लेक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।